लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसेंशियल एलिमेंट को 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज़ में बांटा था और उनके बेसिस थे कि किसी प्लांट के अंदर कितने अमाउंट में ये 17 एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट हैं, इसके आधार पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, फंक्शन के आधार पर स्ट्रक्चरल, एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स, कैटालिटिक एलिमेंट्स, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, अवेलेबिलिटी के आधार पर मिनरल एसेंशियल एलिमेंट्स एंड नॉन मिनरल एसेंशियल एलिमेंट्स, और मोबिलिटी के आधार पर मोबाइल एसेंशियल एलिमेंट्स एंड इमोबाइल एसेंशियल एलिमेंट्स। आज हम लोग पहली कैटेगरी स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव, और हमें मालूम है कि क्वांटिटेटिव में 2 पार्ट हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट। एक हो जाएगा इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक हो जाएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट ये हो गया। अब हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंसेस पढ़ेंगे। पहले देखा जाए कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए कहा जाता है कि ये वो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं इन मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। देखिए एक्सप्लेन करते हैं, पहले लिख लें। प्रेजेंट इन प्लांट्स इन मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। यानी प्लांट के जो ड्राई मैटर है उसमें अगर किसी एलिमेंट की कॉन्सेंट्रेशन 10 मिलीमोल से ज़्यादा है पर केजी, तो ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स को हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दूसरी तरफ क्या है कि यही क्वांटिटी अगर 10 मिलीमोल से कम हो पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, तो अगर इससे कम हो तो आप इसे कह देंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन 17 एलिमेंट्स में से 9 एलिमेंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और 8 एलिमेंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो 9 एलिमेंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और 8 एलिमेंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये गिनती आप देख लें, 9 + 8 17 आ रहा है। अब नाम लिख लिया जाए भाई कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में देखें, सबसे पहले है हाइड्रोजन, फिर है कार्बन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है नाइट्रोजन। ये सीक्वेंस यही रहेगी। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में प्लांट में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, यानी इधर डिक्रीज़ कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन। इसके बाद है इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और सल्फर। इधर वाले में है क्लोरीन, आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, निकेल, मॉलिब्डेनम। अब इसमें से एक एलिमेंट को हम सर्किल करना चाहेंगे, यह है आयरन। आयरन को पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट में रखा जाता था, अब इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट में रखा जाता है। अब हम लोग आते हैं दोनों के फंक्शंस पे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट का फंक्शन क्या है। मैक्रो न्यूट्रिएंट का एक मेन फंक्शन ये है कि ये प्लांट में
डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। प्लांट में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर। प्लांट स्ट्रक्चर बनाने में, प्लांट के स्ट्रक्चर्स बनाने में मदद करते हैं। इस तरह का फंक्शन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ नहीं है ये एनी। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट स्ट्रक्चर्स को बनाने में मदद नहीं करते। अगला फंक्शन मैक्रो का देखिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सेल के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, यानी दे फॉर्म प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल्स। और इस तरह का फंक्शन माइक्रोन्यूट्रिएंट में बहुत कम है, ये नेग्लिजिबल रोल रखता है इसके लिए, नेग्लिजिबल मतलब प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल्स को बनाने में माइक्रोन्यूट्रिएंट का बहुत कम रोल है। अगले पार्ट की तरफ आएं। चाहे मैक्रोन्यूट्रिएंट हो चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, दोनों के दोनों, मैक्रोन्यूट्रिएंट भी और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी, दोनों एंजाइम एक्टिवेशन कराते हैं, यानी सेल के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट कराते हैं। ये दोनों का फंक्शन है, मैक्रो का भी माइक्रो का भी। लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट में जो एंजाइम एक्टिवेशन वाला फंक्शन है ये इसका सेकेंडरी रोल है, मतलब ये इसका प्राइमरी रोल नहीं है, पहला काम नहीं है, ये इसका दूसरा काम है। जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट में एंजाइम एक्टिवेशन उसका प्राइमरी फंक्शन है। तो यहाँ पर एंजाइम एक्टिवेशन ये आ गया सेकेंडरी रोल, और यहाँ पर एंजाइम एक्टिवेशन क्या है भाई? एंजाइम एक्टिवेशन ये आ गया प्राइमरी रोल, प्राइमरी रोल। तो यहाँ तक बात हुई, आगे के फंक्शंस की बात की जाए। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये सेल के अंदर ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करने में मदद करते हैं। इनका एक काम ये भी है कि दे हेल्प इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करने में मदद करते हैं। और इस जगह पर ये नॉट एप्लीकेबल है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का ऐसा कोई फंक्शन नहीं। नेक्स्ट बात ये है इसमें कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, यहाँ पर पहले आ रहे हैं हम लोग, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में आपको ETS पढ़ा चुके हैं। तो इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। जबकि मैक्रोन्यूट्रिएंट का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पर ये नॉट एप्लीकेबल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दोनों के बीच का वो देखिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी ये वाले,
अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, वैसे ही भी ये प्लांट पे ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं, लेकिन अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो जाए प्लांट में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर प्लांट में बहुत हाई हो जाए तब भी ये टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करते। तो सेल्डम अचीव टॉक्सिसिटी एट हाई कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन पे भी टॉक्सिसिटी नहीं होती। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की क्या कहानी है कि वैसे ही ये प्लांट में बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, देख रहे हैं आप, लेस देन 10 मिलीमोल है। तो अगर इससे भी कम कॉन्सेंट्रेशन हो गया तब तो यहाँ पर दिखाई देती है डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो गई प्लांट में तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाई देंगी, और अगर इन्हीं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एक्सेस यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गई प्लांट में तो यहाँ पर टॉक्सिसिटी दिखाई देगी। तो अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो टॉक्सिसिटी होगी, और अगर लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो यहाँ पर दिखेगी डेफिशिएंसी सिम्टम्स। डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ। अब हम लोग फंक्शन के आधार पर, क्वांटिटेटिव बेसिस पर तो हम लोगों ने दो कैटेगरी बनाई, मैक्रो और माइक्रो। अब हम लोग फंक्शंस के आधार पर जो कैटेगरी बनाए थे 4, उसकी स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने 4 कैटेगरी बनाई थी, चारों कैटेगरी को हम लोग लाइन से डिवाइड कर दे रहे हैं। सबके नाम लिख लें ताकि आपको याद आ जाए। पहला है स्ट्रक्चरल, दूसरा है एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स, एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स, तीसरा है कैटालिटिक, और चौथा आपको याद आ रहा होगा मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो ये 4 कैटेगरी हैं। अब एक एक करके हम सब तरफ चलते हैं। पहले पार्ट में स्ट्रक्चरल का मतलब ये है कि यहाँ पर हम उन एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करेंगे जो प्लांट्स के केस में या सेल के अंदर अलग अलग बायोमॉलिक्यूल्स के कंपोनेंट्स होंगे। तो ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स के कंपोनेंट्स। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो बायोमॉलिक्यूल्स के कंपोनेंट्स होते हैं। एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। 17 में से 4 निकल गए हैं। अब अगले पे आते हैं हम लोग कि ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स जो एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स की तरह काम करते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड्स में पाए जाते हैं जो कंपाउंड्स एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उसकी पहचान भी करा देंगे आपको। पहला है मैग्नीशियम। आप जानते हैं ये मेनली पाया जाता है क्लोरोफिल में, और हम लोग क्लोरोफिल को पढ़ चुके हैं कि क्लोरोफिल ऐसा पिगमेंट है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, एनर्जी ट्रांसड्यूसर की तरह एक्ट कर रहा है। दूसरा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक एनर्जी रिच कंपाउंड में पाया जाता है जिसको कहते हैं एटीपी। तो ये हो गया हमारा दूसरा फंक्शन वाला पार्ट। अब हम लोग आते हैं कैटालिटिक पर।
कि कौन कौन से ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो एंजाइम एक्टिवेटर या इनहिबिटर की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर हम उनका लिखेंगे विच एक्ट्स एज एंजाइम एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर्स। अब कौन आएगा इसमें, देखिए इसमें पहला एलिमेंट आएगा Mg++। ये दो एंजाइम को एक्टिवेट कराता है, दोनों के दोनों कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं। एक है पेप्केज और दूसरा है रुबिस्को। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अगला कैटालिटिक है मोलिब्डेनम। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व एक एंजाइम को एक्टिवेट कराता है, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजनेज। तो Mg++ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में इन्वॉल्व एंजाइम को एक्टिवेट करा रहा है, मोलिब्डेनम नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व एंजाइम को एक्टिवेट करा रहा है। तीसरा है Zn, ये एक एंजाइम को एक्टिवेट कराता है, उसको कहते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। इसे हम बायोमोलिक्यूल में डील कर चुके हैं आपके साथ। अब नेक्स्ट पार्ट है इसमें मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल, कि भाई ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं विच मेंटेन ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो मेंटेन्स ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल। सेल के ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन कर रहे हैं। और इसमें तो एक इम्पॉर्टेंट पढ़ चुके हैं हम लोग, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पे पढ़ा था हम लोगों ने, और वो है K+। K+ के लिए याद करिए कि ये गार्ड सेल के अंदर एंटर करता था और फाइनली पोटेशियम मैलेट बनाता था, एंड इट कॉजेज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो K+ इसमें मेन है। K+ के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि K+ जो है वो 40 प्रकार के एंजाइम्स को एक्टिवेट करा सकता है। इट कैन एक्टिवेट 40 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। तो ये हमारी बात हो गई फंक्शन से रिलेटेड। अब हम लोग आते हैं अवेलेबिलिटी पर। तीसरा पार्ट इसका है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी के आधार पे हम लोगों ने दो नाम रखे थे, अगर आपको याद हो, कि भाई ये एसेंशियल एलिमेंट प्लांट को कहाँ से मिल रहे हैं। अगर सॉइल से मिल रहे हैं तो मिनरल, और अगर एयर और वाटर से मिल रहे हैं तो नॉन मिनरल। तो पहले दोनों कैटेगरी लिख लेते हैं। एक तरफ लिख लीजिए मिनरल और दूसरी तरफ लिख लीजिए नॉन मिनरल। नॉन मिनरल। अब यहाँ पर जो मिनरल हैं इन्हें ऑब्टेन किया जाएगा सॉइल से। ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल। और इस कैटेगरी में आते हैं मोस्ट ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स। अधिकतर एसेंशियल एलिमेंट्स इसी कैटेगरी में आते हैं। मिनरल न्यूट्रिएंट कहते हैं हम लोग एसेंशियल एलिमेंट्स। नॉन मिनरल को देखिए, ये ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम एयर एंड वाटर। फ्रॉम एयर एंड वाटर। इधर हम कुछ नाम लिखेंगे नॉन मिनरल्स में। पहला है कार्बन। आप जानते हैं ये एटमॉस्फेयर से आता है, वो भी कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोजन कहाँ से आता है, पानी से यानी वाटर से। ऑक्सीजन कहाँ से आती है, कहते हैं ऑक्सीजन आती है एक तो एटमॉस्फेयर से और दूसरा एक और यानी वाटर से। एक एलिमेंट हम यहाँ अलग से लिख रहे हैं, दोनों का लिंक है वो,
बीच में देखिए लिख रहे हैं नाइट्रोजन। ये मिनरल भी है, नॉन मिनरल भी है। कैसे? आप जानते हैं नाइट्रोजन जो है वो सॉइल से भी मिलती है और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से भी फिक्स की जाती है। तो एयर में भी प्रेजेंट है, सॉइल में भी। तो ये मिनरल भी और नॉन मिनरल भी दोनों है, इसलिए इसका नाम ना तो मिनरल होगा ना नॉन मिनरल। इसको कहेंगे पार्शियली मिनरल एलिमेंट। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पार्शियली मिनरल एलिमेंट। तो ये क्राइटेरिया हम लोग का हो गया अवेलेबिलिटी का। अब हम लोग अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। चलिए भाई देखिए, एक टर्म यहाँ पे हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, हालांकि इसे इको में भी हम पढ़ाते हैं, वो है क्रिटिकल एलिमेंट। क्रिटिकल एलिमेंट्स। अब क्रिटिकल एलिमेंट का क्या मतलब है वो देखिए। कहते हैं ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो खेती वाली जो मिट्टी होती है उसमें कम पाए जाते हैं, मतलब एग्रीकल्चरल सॉइल जो है उसमें इसकी कमी होती है। तो ऐसे एलिमेंट जो एग्रीकल्चरल सॉइल में कम पाए जाते हों, यानी जिनकी एग्रीकल्चरल सॉइल में कमी होती हो, उसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एलिमेंट्स। अब कोई पूछे कि भाई ये जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं इनकी खेती वाली जो मिट्टी होती है यानी एग्रीकल्चरल सॉइल, इसके अंदर इनकी कमी क्यों है? तो इनकी कमी दो वजह से होती है। पहली वजह देखिए, एक तो ये है कि ये लॉस्ट हो जाते हैं ड्यू टू लीचिंग। लीचिंग हम पढ़ा चुके हैं जब सॉइल प्रोफाइल पढ़ा रहे थे, लॉस्ट ड्यू टू लीचिंग। पानी के साथ घुल के डीपर लेयर ऑफ सॉइल में चले जाना कहलाता है लीचिंग। दूसरा ये है कि इसे प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो ऐसे एलिमेंट सॉइल में कम रह जाते हैं, विड्रॉन बाय प्लांट्स। इस वजह से ये जो एलिमेंट्स हैं ये सॉइल या एग्रीकल्चरल सॉइल में इनकी कमी हो जाती है। तो ऐसे एलिमेंट्स कहलाते हैं क्रिटिकल एलिमेंट्स। 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स का नाम हम यहाँ लिखना चाहेंगे, N, P और K। ये 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स। अगर कभी किसी प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाई दें और उस डेफिशिएंसी सिम्टम्स का कारण कोई क्रिटिकल एलिमेंट हो, पहली बात तो किसी प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम हो और वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स किसी क्रिटिकल एलिमेंट के वजह से हो, तो ऐसी डेफिशिएंसी सिम्टम कहलाती है प्राइमरी डेफिशिएंसी सिम्टम। प्राइमरी डेफिशिएंसी सिम्टम। ठीक, और आप जानते हैं कि ये 3 क्रिटिकल एलिमेंट हैं। अगर ये तीनों क्रिटिकल एलिमेंट किसी खाद में पाए जाएं, यानी किसी फर्टिलाइज़र में ये तीनों क्रिटिकल एलिमेंट एक पर्टिकुलर अमाउंट में प्रेजेंट हों, तो ऐसा फर्टिलाइज़र कहलाता है कंप्लीट फर्टिलाइज़र। fertilizer containing appropriate amount of NPK, तो ऐसा फर्टिलाइज़र क्या कहलाएगा? ऐसा फर्टिलाइज़र कहलाएगा कंप्लीट फर्टिलाइज़र। कंप्लीट, और फर्टिलाइज़र के लिए सिर्फ F लिख दे रहे हैं, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कंप्लीट फर्टिलाइज़र। तो एसेंशियल एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़ा और क्रिटिकल एलिमेंट्स। एक कैटेगरी एलिमेंट की और है, और वो कैटेगरी का नाम है बेनिफिशियल या फंक्शनल एलिमेंट्स।
बेनिफिशियल और फंक्शनल एलिमेंट्स। अब ये क्या हैं? कहा जाता है कि जो 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इन 17 एसेंशियल एलिमेंट्स के अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो हायर प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं, मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट केवल किसको होती है? हायर प्लांट्स, है ना। तो एलिमेंट्स अपार्ट फ्रॉम 17 एसेंशियल एलिमेंट्स apart from 17 essential element 17 essential elements are required by, क्या हो जाएगा? हायर प्लांट्स। हर प्लांट द्वारा नहीं, हायर प्लांट्स द्वारा। ऐसे एलिमेंट्स कहलाते हैं बेनिफिशियल या फंक्शनल एलिमेंट्स। कुछ का नाम हम देंगे, उनके फंक्शंस भी आपको बताएंगे। जैसे पहला बेनिफिशियल या एसेंशियल एलिमेंट है सोडियम। सोडियम, इसका काम देखिए क्या है हायर प्लांट्स में। इसका काम है एक्टिवेशन ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड पेप सिंथेटेज। of an enzyme PEP phosphoenol pyruvate synthetase। अब ये फॉस्फोनॉल पायरुवेट सिंथेटेज जैसा एंजाइम किन प्रकार के प्लांट्स में सोडियम द्वारा एक्टिवेट होता है, उसका उदाहरण भी लिख लिया जाए। एक तो C4 में और एक क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट में। अगला आ जाते हैं हम लोग सेलेनियम। सेलेनियम ये एक्ट करता है एज एंजाइम एक्टिवेटर। एंजाइम एक्टिवेटर मेनली कहाँ पाया जाता है? कहते हैं ब्रासिका स्पीशी में। तो ब्रासिका स्पीशी में सेलेनियम एक्ट करता है एज एंजाइम एक्टिवेटर। एक और बेनिफिशियल एलिमेंट का नाम बताएं आपको, सिलिकॉन। सिलिकॉन, अब जो सिलिकॉन है इसका मेन काम है टू मेक द सेल वॉल स्ट्रॉन्ग। सेल वॉल स्ट्रेंथनिंग में काम है इसका, यानी सेल वॉल को मजबूत बनाता है। और सेल वॉल को मजबूत बनाने के लिए सिलिकॉन किस हायर प्लांट में यूज़ होता है? कहते हैं ये यूज़ होता है इन केस ऑफ ग्रासेस, घास में। तो लास्ट बेनिफिशियल एलिमेंट का नाम लिखते हैं, वो है कोबाल्ट। कोबाल्ट का काम देखिए। कोबाल्ट जो है वो फॉर्मेशन कराता है लेग हीमोग्लोबिन की। जब इसी चैप्टर में हम लोग आगे नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर इस कंपाउंड का नाम फिर से लेंगे, डिटेल में आपको समझाएंगे भी। लेग हीमोग्लोबिन, तो इसकी फॉर्मेशन यही कराता है कोबाल्ट। ये इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और लेग हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कोबाल्ट द्वारा किस हायर प्लांट में होता है? कहते हैं लेग्यूम्स में। आप जानते हैं लेग्यूम्स में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन दिखाई देती। तो ये बात हो गई क्रिटिकल एलिमेंट की। फोर्थ कैटेगरी है मोबिलिटी, लेकिन मोबिलिटी को हम लोग जहाँ पर डेफिशिएंसी सिम्टम्स हम पढ़ा रहे होंगे इस चैप्टर में वहाँ पूरा करेंगे। अभी हम मोबिलिटी को डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट। जितने मैक्रोन्यूट्रिएंट हमने आपको पढ़ाए हैं, जो 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ाए हैं, इसमें से हर एक मैक्रोन्यूट्रिएंट का रोल हम लोग पढ़ेंगे
कि उसका क्या फंक्शन है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।